टॉपिक है अब्राहम एकॉर्ड। ये मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है, मध्य पूर्व से। और मध्य पूर्व की जो राजनीतिक स्थिति है, इसमें एक तरफ इजराइल और इसके चारों ओर इस्लामिक कंट्रीज, और शुरू से ही ये संघर्ष का क्षेत्र रहा है और वर्तमान में भी आप देखेंगे ये राजनीतिक संघर्ष के रूप में निरंतर रहता है। तो ये समझौता इजराइल और यूएई के बीच में अगस्त 2020 में हुआ और सितंबर 2020 में बहरीन भी इसमें शामिल हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों या कूटनीतिज्ञों का मानना है कि ये शांति समझौता है और इसका मिडिल ईस्ट के क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि अन्य क्षेत्रों पर में भी इनके व्यापक प्रभाव की संभावनाएं बनती है। तो आखिर देखेंगे हम लोग कि ये समझौता क्या है। दरअसल इजराइल एक यहूदी राष्ट्र के रूप में, जूड, और अरब कंट्री ये इस्लामिक देश के रूप में, और यहाँ संघर्ष का मुख्य जो मुद्दा रहा है वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। थोड़ा सा हम लोग इसको पीछे लेकर के चलते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद क्या रहा है ना। तो जो अभी फिलिस्तीनी क्षेत्र है और इजराइल की जो भूमि है, ये ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत, जो तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आप देखेंगे जो टर्की था, ऑटोमन एम्पायर था, वो इंग्लैंड, फ्रांस आदि के विरुद्ध में संघर्ष कर रहा था, युद्ध था इसका, रशिया के विरुद्ध में था ये। इसी क्रम में इंग्लैंड ने 1917 में ऑटोमन एम्पायर के इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, राइट। जहां पर अभी फिलिस्तीन और यहूदी क्षेत्र है, उसको 1917 में क्या किया था, इंग्लैंड ने इस पर कब्जा कर लिया था और इजरायलियों को एक होम स्टेट, होम नेशन का वचन दिया था कि हम यहूदियों को उसके पश्चिमी क्षेत्र में बसाएंगे। ये दिया था वचन। तब से लेकर के आप देखेंगे यहूदियों का प्रवासन यूरोपीय क्षेत्रों से और अन्य क्षेत्रों से इनके पश्चिमी भागों में होता रहा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और 1947 में संयुक्त राष्ट्र के एक संकल्प के द्वारा यहूदी का जो जूज का क्षेत्र था पश्चिमी भाग में, और उधर फिलिस्तीन नामक राष्ट्र, दो क्षेत्र बनाए गए इसमें, और इन क्षेत्रों में यहूदियों को बसाया गया और यहूदी बसने भी लगे थे। इसी के क्रम में जो वेस्ट बैंक का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप देखेंगे यहूदी बस्तियां बसने लगी, तो इस्लामिक राष्ट्रों को लगा कि इन क्षेत्र में यहूदी जनसंख्या बढ़ने लगी है और फिलिस्तीन के लिए खतरा भी है, और धीरे धीरे इनका प्रसार, यहीं से इनका संघर्ष भी शुरू हो गया था। और यहूदियों की यहाँ पर जो सेटलमेंट है, ये पश्चिमी राष्ट्रों के समर्थन से ही हो रहा था, पश्चिमी राष्ट्रों के समर्थन से ही हो रहा था। ये सन 1948 में ये संघर्ष हुआ, फिर संघर्ष विराम की भी स्थिति आई, लेकिन 1967 में आप देखेंगे अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के ही अरब राष्ट्रों ने इजराइल के साथ युद्ध शुरू किया था, लेकिन इजराइल ने इस युद्ध को 6 दिनों के अंतर्गत ही समाप्त कर दिया। 6 डेज वार के नाम से युद्ध है। इसके बाद आप देखेंगे इस युद्ध में इस्लामिक कंट्रियों ने आपस में बैठक की और खार्तूम बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि इजराइल के साथ कोई भी शांति समझौता नहीं किया जाएगा, इजराइल के साथ किसी भी प्रकार के कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं होंगे, इजराइल के साथ किसी भी प्रकार के कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। ये प्रस्ताव आया उस वर्ष, लेकिन इसके पश्चात मिडिल ईस्ट में प्रगति भी हुई और 1979 में इजिप्ट ने
इजराइल के साथ समझौता किया। 1994 में जॉर्डन ने इसके साथ समझौता किया के बावजूद अब यूएई एक तीसरा राष्ट्र बन गया है जो इसको मान्यता प्रदान करने वाला। अब्राहम एकॉर्ड के अंतर्गत यूएई संयुक्त अरब अमीरात तीसरा ऐसा राष्ट्र बन गया है जो इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। वैसे अरब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबा संघर्ष चला रहा है। संघर्ष का कारण वेस्ट बैंक के क्षेत्र में, गाजा पट्टी के क्षेत्र में, गोलन हाइट्स का तो ये इन क्षेत्रों में आप देखेंगे, और जेरूसलम के क्षेत्र में बस्तियों को लेकर के ये संघर्ष। जहां इजराइल का दृष्टिकोण वेस्ट बैंक के क्षेत्र में अपने बस्तियों के विस्तार को लेकर के, है ना, निरंतर प्रसार का दृष्टिकोण रहा है, वहीं फिलिस्तीन इसके विरोध में, फिलिस्तीन इसके विरोध में रहेंगे। अब इस एकॉर्ड से ये आया है कि अब्राहम एकॉर्ड से कि इजराइल अब वेस्ट बैंक के क्षेत्र में और विस्तार नहीं करेगा। नो मोर एक्सपेंशन। वेस्ट बैंक नॉर्थ में हुआ ना सर, जॉर्डन के पास में। हाँ, जॉर्डन और इसके बीच में स्थित है। वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन, अब जैसे ये इजराइल का क्षेत्र है और ये जॉर्डन का क्षेत्र, इसके बीच का क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। इस क्षेत्र में अब ये विस्तार नहीं करेगा और इसको जोड़ने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी प्रयास नहीं करेगा। तो वेस्ट बैंक के क्षेत्र में जितनी इजरायली बस्तियां बस चुकी है उतने ही रहेगी, और अधिक विस्तार की जो योजना है उसको ये स्थगित कर देगा। कौन? इजराइल। और अधिक बस्तियों के विस्तार की जो योजना है उसे स्थगित कर देगा। इसी के साथ इस समझौते से अब यूएई और बहरीन इसके साथ पूर्ण तौर पर राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे। पूर्ण तौर पर राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे। राजनयिक संबंध से तात्पर्य है दोनों ही देशों के बीच में द्वैत संबंध की स्थापना, है ना। साथ ही साथ व्यापार, ट्रेड, पर्यटन, टूरिज्म, कल्चर, सुरक्षा, सिक्योरिटी जैसी संबंध भी विकसित किए जाएंगे। ये इस समझौते का मूल बिंदु है। इस समझौते को में लाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की प्रमुख भूमिका रही, है ना। इसमें अमेरिकन रोल, इसीलिए इसे वाशिंगटन ब्रोकरेज भी कहा जाता है। वाशिंगटन ब्रोकर, अमेरिकी मध्यस्थता। आखिर ये समझौता अस्तित्व में क्यों आया, इसके पीछे कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि रही जो हाल के दिनों में देखा जा रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। यूएसए ने वो भी तो कर लिया था, इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था कि जेरूसलम इसकी वो है राजधानी है, तेल अवीव को छोड़। हाँ, पहले तेल अवीव के रूप में थी ना राजधानी। अब देखिए ये समझौता क्यों हुआ है, जबकि इजराइल के ये विरोधी राष्ट्र के रूप में मिडिल पूर्व की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें एक तरफ आप देखेंगे जिसे मेना या वाना के अंतर्गत भी मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका, मेना या वाना कहा जाता है। तो अरब वर्ल्ड के नाम से, अरब जगत के नाम से, इस अरब वर्ल्ड में आप देखेंगे मुस्लिम ब्रदरहुड नामक संगठन के द्वारा यहां अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह, तो यहां अपसर्जेंस की स्थिति, और ये अपसर्जेंस का प्रसार ट्यूनिसिया से शुरू हुआ था ये विद्रोह, है ना, जिसे ट्यूलिप रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो यहाँ अपसर्जेंस की स्थिति, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता अलग अलग समय काल में आप देखेंगे। इस क्षेत्र में एक ईरान, मध्य एशिया का राष्ट्र, जिनका सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ या अन्य कंट्री के साथ जो है रिलेशन, अरब कंट्री के साथ ये बहुत अच्छे नहीं रहे, जबकि अमेरिका का इन देशों के साथ संबंध अच्छा रहा है। इनके साथ तो है ही, इनके साथ भी संबंध अच्छा रहा है। अर्थात उभरती हुई ईरान की सैन्य जो ताकत है, जो परमाणु कार्यक्रम है, ये इन देशों के लिए खतरे के रूप में, चुनौती के रूप में है। अमेरिका ईरान के सैन्य कार्यक्रम से सहमत नहीं, इसलिए वो अलग भी हो गया। और गत वर्ष आप देखेंगे
ईरान के चीफ मिलिट्री कमांडर की अमेरिकी ड्रोन हमले में मृत्यु, है ना। तो यूएस का रिलेशन ईरान के साथ अच्छा नहीं और ईरान का रिलेशन सऊदी अरब यूएई के साथ भी अच्छा नहीं। दूसरी तरफ हिजबुल्ला जो लेबनान, हमास, फिलिस्तीन और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठन का अरब में, इन आतंकवादी गतिविधियों के कारण ये एक अशांत क्षेत्र के रूप में, इसीलिए इस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है ना। आईएस के भी खतरे है ना। इस अशांति की स्थिति में अरब राष्ट्रों के लिए अशांति चुनौती के रूप में, और हाल के दिनों में जो गल्फ ऑफ पर्सिया है, जो फारस की खाड़ी है, वहां भी आक्रामक गतिविधियां बढ़ी हैं। इन आक्रामक गतिविधियों को सुरक्षा चुनौती के रूप में मानते हुए ही और ईरान की शक्ति को संतुलित करने के उद्देश्य से ये अरब राष्ट्र और अमेरिका का दृष्टिकोण लगभग समान, और इसीलिए निकटता भी आई है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये अब्राहम अकॉर्ड जो है ये ईरान को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, ताकि ईरान एक बढ़ती हुई शक्ति के रूप में उसे प्रतिसंतुलित किया जाना चाहिए, उसे प्रतिसंतुलित किया जाना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत इस समझौते को देखा जा सकता है। अब इस समझौते के बारे में राय भी अलग अलग है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, भारत और अब्राहम अकॉर्ड, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। अब इस समझौते को यदि ऐतिहासिक माना जा रहा है तो इस ऐतिहासिकता का क्या मायने है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार संघर्ष हुआ है, इसमें आप देखेंगे 1967 के बाद अरब राष्ट्रों ने इजराइल के साथ किसी भी प्रकार के शांति समझौता नहीं करने, है ना, जो 3 नोज रिजोल्यूशन था उसके साथ किसी भी प्रकार का द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध स्थापित नहीं करने की बात आई थी। इसके बावजूद इजिप्ट ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में समझौता किया था, है ना। अब इस समझौते के बावजूद आप देखेंगे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष निरंतर रहे थे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी संघर्ष निरंतर रहे थे, और इस समझौते में सिर्फ ये कहा गया है कि इजराइल वेस्ट बैंक के क्षेत्र में अपनी विस्तारवादी नीतियों को स्थगित रखेगा, मतलब विराम लगाएगा, अभी सस्पेंड रखेगा, निलंबित रखेगा। साथ ही साथ यूएई, संयुक्त अरब एमिरेट और जो बहरीन है के बीच में पूर्ण तौर पर में राजनयिक संबंध बहाल होंगे। फिलिस्तीन के संदर्भ में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। जब फिलिस्तीन के संदर्भ में कोई जिक्र नहीं किया गया है तो ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष है ये रुक ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मतलब मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच में है बस। हाँ, मिडिल ईस्ट के पूरे नहीं, ये इजराइल के साथ अगस्त में यूएई इजराइल के बीच में और सितंबर में इजराइल और बहरीन के बीच में ये समझौता, जिसमें अमेरिकी मध्यस्थ था, इसीलिए इसे वाशिंगटन ब्रोकरेज भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है समझौते के अंतर्गत कि इजराइल वेस्ट बैंक के क्षेत्र में जो अपनी बस्तियों को विस्तार दे रहा था उस पर अब विराम लगाएगा, अब और विस्तार, नो मोर एक्सपेंशन की बात, उसको स्थगित रखेगा। ये तो नो मोर एक्सपेंशन वेस्ट बैंक, उस क्षेत्र में और एक्सपेंशन नहीं करेगा, ये बात है। अब इसमें फिलिस्तीन का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ इन देशों के बीच क्या होगी, राजनयिक संबंध बहाल होंगे। तो राजनयिक संबंध बहाल, डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन का आयाम बहुआयामी होगा। नो सिर्फ कूटनीतिक संबंध बल्कि व्यापार के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में या सामाजिक सहयोग जो सोशल सिक्योरिटी है इसके क्षेत्र में ये आपसी सहयोग करेंगे। ये तो है कि इस संघर्ष से ऊपर उठकर यूएई जैसे राष्ट्र का
इसके साथ शांति समझौते के अंतर्गत आना एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। कहीं न कहीं सऊदी अरब जो इस्लामिक कंट्री के अंतर्गत एक बड़ा राष्ट्र है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है, तो सऊदी अरब सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है। इसका कारण यह है कि मुस्लिम वर्ल्ड में मक्का और मदीना जैसे पवित्र जो क्षेत्र है, अल है, उसका संरक्षक है ये, है ना। और इसीलिए ये सीधे तौर पर समझौते में नहीं, लेकिन ये समझौते अगर हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनकी एक तरीके से सहमति है, इनकी स्वीकार्यता है। और जब पिछले बार बहरीन में विद्रोह हुआ था तो इस विद्रोह को दबाने में भी यूएई के साथ अपनी सैन्य सहायता इसने दी थी। तो कहीं ना कहीं इस समझौते में सऊदी अरब का जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक है ना। लेकिन एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईरान की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करने के लिए भी किया गया है ना। अमेरिका का इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि इजराइल के साथ भी इसके संबंध और अरब कंट्रीज के साथ, अगर ईरान को छोड़ दें तो सऊदी अरब यूएई के साथ भी इसके संबंध अच्छे हैं, है ना। तो इसलिए यह समझौता किया गया है। तो ऐतिहासिकता इस आधार पर में नहीं कि पहले भी ऐसे समझौते हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। फिलिस्तीनियों का दृष्टिकोण क्या इस समझौते के प्रति? इसमें दो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। फिलिस्तीनियों का वर्ग का मानना है कि यह फिलिस्तीन के विरोध में समझौता है, क्योंकि वेस्ट बैंक क्षेत्र को फिलिस्तीन अपने भूमि के रूप में मानता है और इस क्षेत्र में अगर इजरायली बस्ती स्थापित हो गए हैं तो वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन दूसरे का मानना कि अब और अधिक विस्तार नहीं होगा, अब और अधिक विस्तार नहीं होगा। तो फिलिस्तीन का दृष्टिकोण क्या है? प्रतिक्रियावादी ही कहा जा सकता है। इससे तो कंफ्लिक्ट और बढ़ जाएगा ना इस समझौते से। ये भी हो सकता है ना, बढ़ सकता है। इसीलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है इस समझौते से कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है संबंध वो सही ही हो जाएगा, बना ही रहेगा। हो सकता है कि संघर्ष बढ़ भी सकता है ये, और इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि पूर्व के उदाहरण है। फिर भी अगर इस प्रकार की शांति समझौते हुई है और शांति के लिए बेहतर पहल किया जा रहा है तो मध्य पूर्व में चल रही राजनीतिक जो उथल पुथल है, पॉलिटिकल जो टर्मोइल है और ये संघर्ष की स्थिति है, उस पर विराम लग सकता है। आशावादी तरीके से अगर सोचा जाए और भविष्य में आपसी सहयोग बढ़ाया जा सकता है, भविष्य में आपसी सहयोग बढ़ाया जा सकता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये क्षेत्र कई युद्धों को देख चुका है और हमेशा अशांत क्षेत्र के रूप में ये रहा है। इससे क्या होगी? इजराइल के पक्ष में समझौता कहीं अधिक प्रतीत होता है। फिलिस्तीनियों का कहना है ये अकॉर्ड इज टिल्टेड टू इजराइल। कैसे टिल्टेड है? तो इजराइल को दो ही देश के द्वारा मान्यता दिया जाना, अभी तक अरब कंट्री के द्वारा राष्ट्र के रूप में। अब यूएई के द्वारा अगर मान्यता, बहरीन के द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता है तो यह इजराइल के एक राजनीतिक स्थिति को मजबूत करता है। मान्यता किस रिगार्डिंग? मान्यता की एक राष्ट्र के ने अभी तक दिया नहीं है, किसी ने भी मान्यता नहीं दिया जाना। जैसे मिस्र समझौता किया था तो वहां मान्यता। अब जैसे संयुक्त, वैसे रशियन रिवॉल्यूशन जब हुआ था 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति, तो लेनिन के नेतृत्व वाली उस रशिया को भी मान्यता नहीं दी थी पश्चिमी राष्ट्रों ने। लंबे समय काल तक मान्यता नहीं दी थी पश्चिमी राष्ट्रों ने, क्योंकि एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में, कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में। वैसे ही इजराइल को मान्यता नहीं। इनका मानना कि इजराइल जिस क्षेत्र में बसा हुआ है दरअसल ये फिलिस्तीनियों की ही भूमि है और ये अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है, अवैध कब्जे के रूप में है। इसलिए भी तो यूएई का भी दृष्टिकोण वही था, अन इस्लामिक कंट्री का दृष्टिकोण यही था। इसको लेकर संघर्ष की भी स्थिति हुई थी 1967 में। सीरिया के द्वारा, जो मिस्र के द्वारा संघर्ष किया गया था, जिसको 6 दिनों में समाप्त कर दिया था। तो सर उस इजराइल के ईरान नहीं था? नहीं, उस युद्ध में आप देखेंगे क्योंकि इसका दृष्टिकोण ही अलग रहा हुआ है उससे। ईरान का इन देशों के साथ भी जो है वो संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए भी
अब ये है जो इस एकॉर्ड का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस एकॉर्ड से जो पीस प्रोसेस है, पीस प्रोसीजर जो शांति प्रक्रिया है, इसकी बहाली मिडिल ईस्ट में होगी। पीस प्रोसेस, इस शांति प्रक्रिया की बहाली से इस क्षेत्र में संघर्ष समाप्त होने और राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की स्थिति, इस स्टेबिलिटी से भारत का संबंध इजराइल के साथ भी अच्छा है, इंडिया का इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है। पहले एक तरफा इजराइल के साथ था, भारत का दृष्टिकोण फिलिस्तीनियों के पक्ष में ही था बहुत पहले, है ना। भारत का दृष्टिकोण फिलिस्तीनियों के साथ ही था पहले, लेकिन बाद में जाकर भारत ने अपनी विदेश नीति को परिवर्तित करते हुए आदर्शवाद से ऊपर उठकर यथार्थवादी जब थोड़ी बहुत किया, तो इजराइल के साथ भी संबंध अच्छे, क्योंकि भारत कभी भी आतंकवाद को पूर्ण समर्थन नहीं दिया है हिंसक गतिविधियों को। और साथ ही साथ इंडिया का यूएई के साथ, अगर किसी भी इस्लामिक कंट्री को देखेंगे तो सबसे अधिक यूएई के साथ क्लोजनेस भारत की रही है, संयुक्त अरब एमिरेट के साथ में, है ना, सऊदी अरबिया के साथ में। भारत का संबंध ईरान के साथ में भी अच्छा रहा है, सदाबहार दोस्त भारत का रहा है, लेकिन इस संबंध से प्रभावित हो सकता है भारत और ईरान का संबंध, इसलिए भी कि चाइना के साथ ईरान ने हाल के वर्षों में, पिछले वर्ष एक निवेश संबंधी समझौता किया है ईरान ने, और ये हो सकता है कि ये चीन के पक्ष में जा सकता है, ईरान और चाइना के बीच में रिलेशन। इसलिए भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और मध्य पूर्व के क्षेत्र जो है वो भारतीय, वहां पर एक बड़े समूह इंडियन डायस्पोरा का रहता है। क्या रहता है, इंडियन डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा के एक बड़े समूह के अंतर्गत इन क्षेत्रों प्रवसन और यहाँ से रेमिटेंसेज, यहाँ से क्या रेमिटेंसेज प्राप्त होते हैं, और ये रेमिटेंसेज हमारे करेंट अकाउंट के लिए। साथ ही साथ अरब क्षेत्र से भारत तेल का आयात करता है, ये क्षेत्र ऑयल समृद्ध कंट्री के रूप में, और यहाँ से इंपोर्ट करता है। इससे अगर ये क्षेत्र शांत क्षेत्र के रूप में रहेगा तो तेलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव जो है वो कम हो जाएगा स्थिरता से, और भारत का जो इंपोर्ट होगा तेल का वो रीजनेबल प्राइस पर हो पाएगा। साथ ही साथ यहाँ डायस्पोरा की सुरक्षा भी, वहां से प्राप्त होने वाला रेमिटेंस भी भारत के करेंट अकाउंट के डेफिसिट को कम कर सकता है, समझ गए। एक ऐसी स्थिति, लेकिन इनके इम्प्लीकेशंस भी हैं। इम्प्लीकेशन क्या है इसके लिए अंतर्गत, कि ईरान का इन देशों के साथ, है ना, संबंध का अच्छे नहीं होना, और ईरान और चाइना के बीच में ये क्लोजनेस बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले वर्ष ईरान ने चाइना के साथ एक समझौते के अंतर्गत चीनी निवेश को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। जो भारत और ईरान अभी दोस्त बने हुए थे, तो ये धीरे धीरे ये शिफ्ट हो सकता है, कंटेंशन है, ये चिंता के बिंदु है यहाँ पर, है ना। तो एक ये हो सकता है, तो भारत पर इसका इस प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है। भारत में भी मुस्लिम बहुल जनसंख्या, मुस्लिम भी जनसंख्या है, तो इस क्षेत्र में शांति, तो इससे भी ये प्रभाव। दूसरी बात, अगर ये संबंध स्थापित होता है शांति प्रक्रिया, तो अल बक्सा जो मस्जिद है मुसलमानों के लिए, जो तृतीय पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में है, वहां शांतिपूर्ण, ये उनके क्षेत्र में अलक्सा, हाँ अलक्सा, जो वहां कर सकते हैं प्रार्थना, वहां प्रेयर, तो इससे भी बढ़ सकता है संबंध, ये शांति प्रक्रिया के अंतर्गत। अलक्सा कहाँ पे, ये इजराइल के ही कंट्री के अंतर्गत, इजराइल में, जेरूसलम में है, जेरूसलम में, वहीं पे किंग डेविड और उसका 3 और हाँ, के लिए वो, ये मुसलमानों के लिए तीसरा पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है मक्का मदीना के बाद। 2 दिन पहले आया था ना सबे बरात, तो हुजूर वहीं से गए थे। हाँ, तो ये माना जा रहा है। तो ऐसे भी आप देखेंगे, ये मुस्लिम जगत के लिए भी और अरब के लिए भी ये संबंध, भारत के लिए कि शांत रहेगा, तो शांत क्षेत्र के रूप में भारतीय जो प्रवासी खाड़ी देशों में काम करते हैं गल्फ कंट्रीज में, उनके लिए
एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में, साथ ही वहां से रेमिटेंस की प्राप्ति जो करेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ है, और ऑयल के जो प्राइसेस में होने वाले उतार चढ़ाव हैं वो कम हो जाएगा और रीजनेबल प्राइस पर में मिलेगा। ये चीज ये भी हो सकता है। तो ये भारत पर प्रभाव। और भारत का पश्चिमी जो लुक वेस्ट पॉलिसी है, इस लुक वेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत अरब देशों के साथ जो संबंध पड़ रहा है, इन दोनों के बीच अगर संबंध सामान्य होता है, शांतिपूर्ण होता है, तो भारत की भी स्थिति इस क्षेत्र में लुक वेस्ट के अंतर्गत होगी। ये भी तो भारत ये अब्राहम एकॉर्ड के अंतर्गत और भी हो सकते हैं, लेकिन कितने पॉइंट्स को कंसीडर करना होगा आपको। अब्राहम नाम क्यों पड़ा इसका? अब्राहम नाम क्यों पड़ा? अब्राहम